दोस्तों, देश की राजनीति में 8 अक्टूबर, आने वाली 8 अक्टूबर बड़ी अहम तारीख है, क्योंकि इस दिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावी नतीजे आ रहे हैं, इलेक्शन रिजल्ट्स आ रहे हैं। और इसी 8 अक्टूबर को यह तय हो जाएगा कि मोदी जी की ताकत बरकरार है या मोदी की ताकत कम होती जा रही है। और ताकत के इसी खेल में सारे देश की निगाहें हरियाणा पर है। और हरियाणा पर इसलिए है क्योंकि वहां कांग्रेस आगे चल रही है। अब दोस्तों, 2014 से मोदी जी का हरियाणा पर कब्जा है, जबरदस्त कब्जा है। आप कह सकते हैं 10 साल से मोदी और शाह हरियाणा चला रहे हैं। लेकिन यह कब्जा अगर उनके हाथ से निकल गया, राहुल गांधी इस बार बाजी मार ले गए, तो समझ लीजिए मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है मोदी जी के सिंहासन पर, मोदी सरकार पर। और इसीलिए मोदी जी के जो चाणक्य हैं अमित शाह, इनको सारी कमान सौंप दी गई है। अमित शाह ने सबसे पहले मनोहर लाल खट्टर, जो 2 बार के मुख्यमंत्री, इनको किनारे किया, अपनी नई टीम बनाई। और लेटेस्ट स्ट्रैटेजी मिस्टर शाह की ये है, आप कह सकते हैं कि ज्यादातर सर्वेज में कांग्रेस 55-50 के ऊपर दिखाई जा रही है। अब यहां पर अमित शाह की स्ट्रैटेजी है कि अगर ये जो 55 प्लस सीटें हैं, 55 के आसपास, अगर 10-12 सीटों पर कांग्रेस को झटका दे दिया जाए, सिर्फ 10-12 सीटों पर, तो कांग्रेस 55 से 42-43 पर नीचे आ सकती है, मेजॉरिटी मार्क से नीचे आ सकती है, और सरकार फिर बनेगी नहीं। और उसके बाद अगर मेजॉरिटी मार्क से कांग्रेस नीचे आई तो फिर गेम और रिमोट कंट्रोल अमित शाह के ही पास होगा। अब दोस्तों, अमित शाह के प्लान की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि बीजेपी के दम पर वो सीटें कम नहीं करना चाह रहे। वो चाहते हैं कि कोई इंडिपेंडेंट, कोई मायावती जैसी पार्टी, इनेलो जैसी पार्टी, या कोई सावित्री जिंदल जैसे मजबूत कैंडिडेट, अगर ये किसी तरह से कांग्रेस को फंसा दे तो बात बन जाएगी। यानी जो उनका प्लान है, कोई भी उम्मीदवार, कोई भी पार्टी, किसी भी तरह, किसी भी सूरत से कांग्रेस को फंसा दे। यानी अमित शाह जानते हैं कि ये गेम जीता नहीं जा सकता। जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर ने 10 साल हरियाणा की सरकार चलाई, ये गेम जीता नहीं जा सकता, ये गेम फंसाया जा सकता है। अमित शाह गेम फंसाना चाहते हैं हरियाणा का। अब उधर राहुल गांधी ने एंड वक्त पर, आखिरी मोमेंट पर एंट्री ले ली। आप कह सकते हैं क्रिकेट के स्लॉग ओवर चल रहे हैं और क्रीज पर इस वक्त राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी आखिरी 3-4 दिनों में भारत जोड़ो टाइप एक यात्रा निकालना चाहते हैं, और ये यात्रा बीजेपी के गढ़ में घुसेगी। वो चाहे अंबाला हो, कुरुक्षेत्र हो, यानी जहां जहां बीजेपी सीट जीत सकती है या अपोजिशन जीत सकता है या हार का अंतर कम है, राहुल गांधी उन्हीं रास्तों पे, उन्हीं मुश्किल रास्तों से अपना रथ निकालना चाहते हैं। साथ में प्रियंका होंगी और भी बहुत लोग हैं। अब राहुल की स्ट्रैटेजी है, टीम राहुल की स्ट्रैटेजी है कि अगर ये जो 55 सीटें जिस पे नजर गड़ाए अमित शाह बैठे हैं, अगर इन सीटों को और ऊपर ले जाया जाए, अगर ये सीटें 55 की जगह 65 कर दी जाए, अगर कांग्रेस को और ऊपर यहां से ले जाया जाए फ्रॉम 55 to 65 प्लस, तो फिर गेम अमित शाह के हाथ में नहीं होगा, फिर गेम कांग्रेस का ही होगा। क्योंकि इस लेवल पर, इतने बहुमत पर ले जाकर सरकार गिराना, तोड़ना नामुमकिन है। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि एक बात तो तय है, अमित शाह भी मान रहे हैं, मोदी भी स्वीकार कर रहे हैं, सभी एडमिट कर रहे हैं कि साहब हवा तो कांग्रेस की है। अब ये हवा अगर आंधी में तब्दील हुई और प्रचंड बहुमत राहुल गांधी लेकर आए हरियाणा में, तो फिर ये जो कामयाबी है और ये जो प्रचंड बहुमत है, क्या ये मोदी जी की जो कुर्सी है उस पर एक बड़ा डेंट होगा? और अगर हरियाणा में प्रचंड बहुमत आने वाला है, 8 अक्टूबर को हो सकता है आ जाए, तो फिर आगे जो बड़े पड़ाव हैं चुनाव के, जैसे महाराष्ट्र, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट और द रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया, महाराष्ट्र, क्या महाराष्ट्र भी फिर मोदी जी के हाथ से निकल सकता है? या उसके बाद झारखंड में साथ चुनाव हो सकता है, झारखंड भी निकल सकता है। और फिर 2025 में दिल्ली भी है, केजरीवाल वाली दिल्ली, और फिर बिहार भी है, तेजस्वी वाला बिहार। तो क्या बिहार भी अगर निकल गया, दिल्ली भी निकल गया, झारखंड भी निकल गया, महाराष्ट्र भी निकल गया, हरियाणा भी निकल गया, अगर ये ट्रेल बनती है, तो इस ट्रेल का अंत क्या दिल्ली दरबार पर आकर होगा? क्या मोदी जी की फिर ऐसे हालात में कुर्सी भी जा सकती है? बिग क्वेश्चन। और आज इसी बड़े सवाल पर कई एक्सपर्ट्स हैं जो हरियाणा इलेक्शन पर बोलेंगे। आज जम्मू कश्मीर पर भी बात होगी। थोड़ा सा जिस दूंगा, थोड़ा सा आपको मैं कह रहा हूँ, एक टेस्ट देना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में क्या होने चला है। लेकिन हाँ, फोकस हरियाणा पर रहेगा। फाइट बिटवीन राहुल गांधी ऑन वन साइड, अमित शाह ऑन द अदर साइड। राहुल वर्सेस अमित शाह क्या होने जा रहा है अगले 3 दिन, अगले 72 घंटों में। हरियाणा के एक बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्टर, किंग ऑफ हरियाणा जर्नलिज्म में, हेमंत अत्री साहब आज फिर से हमारे सामने जुड़े। तमाम व्यस्तता के बावजूद वो जुड़े, कई खुलासे करने जा रहे हैं हमारे साथ। हरियाणा के हाईवे से जुड़ेंगे, जो लगातार चुनाव कवर कर रहे हैं, रविंदर जी जुड़ेंगे कुछ देर के लिए, उनको भी सुनिएगा, बड़ी खबर ब्रेक करेंगे। हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा होंगे जो आपको जम्मू कश्मीर का एक ब्रीफ देंगे, जिस देंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। 8 अक्टूबर को वहाँ भी चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। और हमारे साथ
वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट अनिल त्यागी भी होंगे, हरियाणा को हथेली की तरह समझते हैं, सीधे इन लोगों को सुनते हैं और 8 अक्टूबर को क्या तस्वीर उभर रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरा पहला सवाल अत्री साहब से। अत्री साहब, कांग्रेस के अंदर जो मंथन चल रहा है, कांग्रेस के अंदर जो मंथन चल रहा है उसमें एक बात जो स्पष्ट रूप से आ रही है कि कांग्रेस की हवा तो है, ये तो राजदीप सरदेसाई और सुधीर चौधरी भी मानने लगे कि हवा है, हवा है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या हवा आंधी में तब्दील होती हुई आपको दिख रही है, या हवा सिर्फ हवा ही है? क्या कांग्रेस आज की तारीख में 50-55 पे खड़ी है, या अगर ये आंधी होती है तो 55 के ऊपर जा रही है? और अगर इस तरह की कोई रणनीति है तो इसके बारे में कोई जानकारी हो, राहुल गांधी क्या करने जा रहे हैं, हुड्डा क्या करने जा रहे हैं, शैलजा क्या करने जा रहे हैं, ये हवा क्या आंधी में तब्दील हो सकती है? धन्यवाद दीपक जी। सबसे पहले तो आपके दर्शकों के लिए बता दूं मैं कि कांग्रेस पार्टी ने जब ये चुनाव का शुरू किया था अभियान, जिस दिन चुनाव घोषित हुए थे कार्यक्रम, उस दिन हरियाणा में एक माहौल था कि भाई कांग्रेस की सरकार आएगी। उसके बाद कैंपेन बढ़ा आगे आगे धीरे धीरे, जैसे टिकटें विकटें बटी, कैंडिडेट्स आ गए, तो उसके बाद स्थिति ये बनी कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस का माहौल है और कांग्रेस की हवा है, जिसकी आप बात कर रहे हैं और जिसकी हम रोज जिक्र करते हैं, और जो स्कोर भी कार्ड हम बताते हैं उससे भी एक स्पष्ट होता है कि हवा है। लेकिन अब राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने का फैसला कर लिया। आमतौर पे 10 साल से मास्टर स्ट्रोक का जिम्मा नरेंद्र मोदी का और मोदी मीडिया का ही था, लेकिन आज राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने का फैसला कर लिया है। और वो फैसला दीपक जी ये है कि राहुल और प्रियंका गांधी कल सुबह 10 बजे नारायणगढ़ पहुंच रहे हैं। वहां से वो जो न्याय यात्रा वाला रथ है उस पर दोबारा सवार होंगे। वो नारायणगढ़ अंबाला में है, उसके बाद अंबाला होते हुए और कुरुक्षेत्र आएंगे और 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। और ये कार्यक्रम केवल कल तक का नहीं है, कल तक का शाम तक का प्रोग्राम आया है। उसके बाद जो उसके 3 दिन बचेंगे प्रचार के, उसका जो टेंटेटिव प्रोग्राम जो मैंने चेक किया अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, और जो लगभग कंफर्म सा है, अप्रूवल आनी है बस, उसमें एक दिन, क्योंकि 3 तारीख की शाम को 5 बजे तक प्रचार है, आपको पता है, तो कल वो यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र में रहेंगे। 3 रैलियां भी करेंगे, रोड शो भी करेंगे लगातार उस रथ के जरिए। उसके बाद वो एक दिन पूरा गुड़गांव का जो एरिया है, जिसको अहिरवाल और मेवात कहते हैं आप, जो सारा साथ लगा हुआ है, एक दिन वो वहां गुड़गांव के पास, जी, गुड़गांव, अहिरवाल और ये मेवात, जितनी वो 3 बेल्ट है ना, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, वो इसको अहिरवाल बोलते हैं, नारनौल तक एक कार्यक्रम उस एक दिन का वहां है। दूसरा दिन जिस जहां कल मोदी जी आए थे, बागड़ का एरिया है, और बांगर का भी एरिया कुछ टच कर सकते हैं वो, यानी कि रोहतक, भिवानी, हिसार, सिरसा, ये वाली जो बेल्ट है, यहाँ पर वो उसी तरीके की यात्रा करेंगे। उसके बाद तीसरे दिन, जो तीसरा दिन बचेगा, उसको दिन वो जीटी रोड बेल्ट, जो सोनीपत से अंबाला जिसकी हम बात करते हैं, चूंकि वो कुरुक्षेत्र कल आ रहे हैं, तो बाकी जो एरिया बचेगा वो बहुत थोड़ा सा बचेगा, वो बचेगा आपका सोनीपत और करनाल और ये पानीपत वाली बेल्ट, तो यहाँ का वो कार्यक्रम करेंगे, ये प्रस्तावित है। ये जो आपने कहा कि हवा, माहौल और लहर, तो राहुल गांधी की योजना ये है कि इस पूरे खेल को केवल 55 और 60 पे ना छोड़ा जाए, जिसकी हम बात करें लगातार के 60 के आसपास कांग्रेस के लिए। राहुल गांधी को कर्नाटक जैसा मैंडेट चाहिए हरियाणा के अंदर, क्या ही कर्नाटक जैसा मैंडेट कि बीजेपी सोच भी ना सके, बीजेपी जैसे कर्नाटक में कांग्रेस को अत्री साहब, जैसे, अत्री साहब आप कह रहे हो कि राहुल गांधी को कर्नाटक जैसा मैंडेट चाहिए। अरे भाई, जब 90 में से 55 सीटों पर कांग्रेस खड़ी है और हर आदमी कह रहा है, यही रिपोर्ट अमित शाह की टेबल पर है और वही रिपोर्ट आप भी पढ़ रहे हो, 55-55-55। मैं कह रहा हूं कि जब 55 पर कांग्रेस है तो फिर अब कौन सा फार्मूला राहुल गांधी लगा रहे हैं? अब 55 के ऊपर 65 पर ले जाने का मतलब क्या है? जीत तो जीत है ना सर। दीपक जी, मतलब नहीं, ये जीत वाले जमाने चले गए। अब वहां पर मोदी और अमित शाह, जेपी दलाल जैसे लोग बैठे हैं ना, जो ये कह रहे हैं कि 6 महीने में सरकार चलती कर देंगे। तो राहुल गांधी ने उसको चैलेंज के तौर पे लिया है हरियाणा के मामले में, और बड़ा स्पष्ट है कि जो मैंडेट जिस तरीके का तेलंगाना में आया, जिस तरीके का कर्नाटक में आया, उनको उससे नीचे कुछ नहीं चाहिए। दिल मांगे मोर वाली स्थिति है, और उन्होंने ये तय कर लिया है, वो तय कर लिया है उन्होंने कि यहां पर वो सर्जिकल स्ट्राइक टाइप की चीज करने जा रहे हैं। और इसका मंतव्य कहां से मिलता है? देखिए, वो शुरू कहां से कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नारायणगढ़ से शुरू कर रहे हैं, अंबाला के अंदर। वो कौन सी जगह है जहां पर 2014 में श्रीमान नायब सिंह सैनी विधायक बने थे और पहली बार मंत्री बने थे। और खत्म कहां कर रहे हैं, वो और भी महत्वपूर्ण है, वो खत्म लाडवा कुरुक्षेत्र में कर रहे हैं, जहां पर नायब सिंह सैनी अब चुनाव लड़ रहे हैं। ओहो, तो मतलब नायब सिंह सैनी जो चीफ मिनिस्टर हैं इस वक्त हरियाणा के, संघर्ष कर रहे हैं जीतने के लिए, जहां से वो पिछली बार चुनाव लड़े थे और जहां से अब लड़ रहे हैं, ये राहुल गांधी का स्टार्ट और स्टॉप पॉइंट है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट इट इज। तो उसके पीछे खेल क्या है? इन्होंने ऑफिशियली घोषित कर दिया है, बीजेपी और अमित शाह ने, कि हमारे दावेदार मुख्यमंत्री पद के नायब सिंह सैनी है। अलग बात है कि वो आपके मित्र जो गब्बर है वो भी कह रहे हैं कि मैं भी दावेदार हूं, जो आज तक हुए नहीं कभी। ऐसे ही रविंद्र जीत भी अलग कहानी जोड़े हुए वहां पे। हकीकत ऑफिशियली ये है कि जो ये अपने क्या नाम है, नायब सिंह सैनी साहब है, ये ऑफिशियली डिक्लेयर किए हैं। राहुल गांधी हैज टेकन ऑन हिमसेल्फ कि मैं देखता हूं इनको कि वहीं पर जाकर के नारायणगढ़ से शुरू करेंगे और वहां पर आके खत्म करेंगे जनसभा। जो 3 रैलियां हैं बेसिकली, कल जनसभाएं कहूंगा मैं तो। पहली जनसभा जो है वो नारायणगढ़ में है, दूसरी जनसभा जो है वो अपने क्या नाम इसका मुलाना में है, और तीसरी जो है वो थानेसर में है, और खत्म वो करेंगे लाडवा के अंदर। तो ये बहुत ही क्लियर है दीपक जी एकदम कि इसके पीछे मंशा क्या
मंशा क्या है? बड़ी बात आपने कही कि राहुल गांधी चाहते हैं कि ये जो 55 सीटें हैं, ये 55 सीटों पर राहुल गांधी को संतोष नहीं, इज नॉट सेटिस्फाइड। राहुल गांधी चाहते हैं कि अगर हवा है, इसको अगर हम आंधी में तब्दील करें, मैं 55 सीटों को अगर 65 सीटों पर ले जाता हूं तो मैं सेफ हूं। मेरे विधायक इनकम टैक्स के छापों से सेफ हैं, ईडी के छापों से सेफ हैं, सीबीआई से सेफ है। मैं ये जानना चाह रहा हूं त्यागी जी कि क्या कांग्रेस 55 से 65, फ्रॉम 55 टू 65 क्या जा सकती है? क्योंकि अब तो 3-4 दिन बचे सर त्यागी जी, 55 से 65। मैं दीपक भाई, मैं आपको बताऊं, मैं ये कह रहा था कि राहुल गांधी को ले जाकर के वो बात पिंच कर गई कांग्रेसियों को। मैंने एक प्रोग्राम में कहा कि राहुल गांधी नहीं भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन राहुल गांधी जा रहे हैं। अभी भी राहुल गांधी की मीटिंग में एक सुधार की आवश्यकता है। उनको उम्मीदवारों को अपने साथ खड़े करना चाहिए, उनके लिए वोट मांगना चाहिए। चुनाव का मतलब कैंडिडेट जो है, नेता का एसएचओ होता है। अगर एसएचओ को बल नहीं भरेंगे तो ये एसएचओ चुप तो रहेंगे, अभी तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एसएचओ बाद में गड़बड़ कर देते हैं। आप समझ रहे? तो राहुल गांधी को ये करना होगा। दूसरा, हेमंत अत्री ने जो कहा, राहुल गांधी यहाँ क्यों जा रहे हैं आप ये समझिए। मैंने पूरे हरियाणा के लोगों से बात की है, ये निकल कर के आया है कि ये जो हल्के हैं इनमें थोड़ी कसर बची हुई है, एक झटके की कसर बची हुई है। उसमें हल्का सा अंबाला का ये एरिया, साउथ दक्षिण हरियाणा का एरिया और हिसार की ये जो थोड़ी बागड़ बैठ की हल्की सी पॉकेट बची हुई है, जो कि चौटाला परिवार के इन्फ्लुएंस से बाहर है। थोड़ा सा भिवानी, हिसार और रोहतक के बॉर्डर को अगर आप टच करेंगे, उस बॉर्डर के जो इन्फ्लुएंस का एरिया है, उस पे ये बड़ा सर्वे कराया है, बड़ा महीन इन्होंने। और उस महीन सर्वे के बाद ये निकल करके आया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का एक पुश ओवर जरूरत है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि जो भूपेंद्र हुड्डा को एक सहयोग की जरूरत थी, वो सहयोग लास्ट में मिल रहा है। अगर ये पुश हल्का सा मॉरली पूरा मिल जाता तो बहुत बढ़िया होता। मैं आपकी बात समझ गया, अत्री साहब की बात समझा, आपकी बात समझा। आप दोनों एक्सपर्ट्स का कहना है कि राहुल गांधी बल्ला लेकर मैदान में उतरे हैं, धोनी की तरह हेलीकॉप्टर शॉट खेलेंगे आखिर 3 दिनों में, कैप्टन नॉक, कप्तान की पारी खेलने जा रहे हैं राहुल गांधी, और वो चाहते हैं कि जो स्कोर है 55 से 65 पर ले आए। अगर 65 प्लस 90 में से 65 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं दोस्तों, तो फिर अमित शाह का कोई जादू चलने वाला नहीं है। और इस वक्त मैं देख रहा हूं हमारे साथ रविंदर जी जींद से हिसार की तरफ कहीं जा रहे हैं, हाईवे पर है। आपसे एक छोटा सा सवाल और फिर मैं चाहूंगा आप अपनी गाड़ी चलाते रहिए। रविंदर जी, माहौल क्या है? हमारे 2 एक्सपर्ट, हेमंत अत्री साहब जर्नलिज्म के किंग हरियाणा के, और त्यागी साहब पुराने महारथी, ये दोनों कह रहे हैं कि कांग्रेस 65 पर जा सकती है। क्या ऐसा जमीन पे लग रहा है? जी बिल्कुल, नमस्कार। जी मैं ट्रेवल कर रहा हूं सर, और मैं देखिए आज हिसार, हांसी, नारनौंद और जींद इन विधानसभा क्षेत्रों में गया, और मैं ये बात सब दफ्तरों में जाने के बाद कह रहा हूं। अभी बिल्कुल मैं निकला हूं नारनौंद से, जहां पर कैप्टन अभिमन्यु चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके दफ्तर में आपको 50 आदमी मिले। हरियाणा में अब त्यागी जी बैठे हैं, बहुत सीनियर है, हमसे कहीं ज्यादा। रविंदर बाबू क्या कह रहे हो? कैप्टन अभिमन्यु रिचेस्ट मैन, सबसे अमीर कैंडिडेट भाजपा की तरफ से, द अडानी एंड अंबानी ऑफ हरियाणा। आप कह रहे हो 50 आदमी? क्या बात कर रहे हो? नजरें धोखा तो नहीं खा रही है? शाम का वक्त है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन मैंने यही देखा, और बाकी लोगों के दफ्तर में भी मैं गया, सब लोगों से बातचीत भी की, लेकिन यहाँ पर माहौल ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो, खासतौर पर हिसार जिले में और जींद जिले में, ग्रामीण इलाके में तो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा संकट है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में थोड़ा सा संकट कम है, पर संकट वहां भी है। और जींद की अगर मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊं तो जींद में जाट कैंडिडेट है ही नहीं। जींद में जो उम्मीदवार हैं वो दोनों गैर जाट उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के भी और बीजेपी के भी। और जो जेजेपी और आईएनएलडी का वोट था वो सारा कांग्रेस पार्टी को शिफ्ट हो गया। और किसान आंदोलन में जो लोग थे वो भी मुझे ढेर सारे मिले यहाँ पर, जिन्होंने 13 महीने तक किसान आंदोलन में अपना सक्रियता से योगदान दिया, और वो लोग बड़े गुस्से में हैं। लोग ये कह रहे हैं कि हम तो हाथ जोड़ जोड़ के लोगों के पास जा रहे हैं कि भैया इस बार कम से कम हमारी बात मान लो, और इस बार हमारे कहने से आप बीजेपी को के खिलाफ वोट दे दीजिए। उस तरह का माहौल मैंने यहाँ पर गांव में देखा, क्योंकि ये एपिसेंटर था दीपक जी, ये एपिसेंटर था किसान आंदोलन का। और यहाँ पर अलग अलग जो टोल प्लाजाज हैं, उन टोल प्लाजा पर लंबे समय तक लोगों ने आंदोलन किया, दिल्ली के अलावा भी, दिल्ली की बॉर्डर्स के अलावा भी। तो मैं क्या कहूं, अगर एक लाइन में पूछूं रविंदर भाई, एक लाइन में पूछूं कि जो आप सफर तय कर रहे हैं, चुनावी सफर लगातार आप अपनी कार से तय कर रहे हैं, आपको हवा महसूस हो रही है, आंधी महसूस हो रही है? ये थपेड़े हवा के हैं या है? नहीं, आंधी महसूस हो रही है। और मुझे इस बात का इल्म था कि जो मैंने खबरों में देखा, लोगों से बातचीत की, मैं समझ गया आप कह रहे हैं आंधी। रविंदर जी कह रहे हैं ही इज ऑन द रन, ही इज ऑन द हाईवे,
एंड ही फ्रॉम जींद ही इज ट्रैवलिंग टू हिसार। आप अपना ख्याल रखिए, आंधी में गाड़ी चला रहे हैं, थोड़ा सा संभल के चलाइएगा, गाड़ी संभल के चलाइए थैंक यू, क्योंकि आंधी है, थैंक यू आंधी सर, है थैंक यू, इस वक्त। हाँ, थोड़ा संभल के चलाइए, टेक केयर, है ना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए जुड़े थैंक यू हमारे सर, साथ, है ना। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना सफर जारी रखिए, नमस्कार, लेकिन संभाल के गाड़ी चलाइएगा। मैं जरा थैंक यू, सोच रहा हूँ कि जरा वादियों में ले चलूँ दोस्तों, थोड़ा जी सा बात जम्मू कश्मीर की हो जाए। और लखेड़ा साहब हमारे साथ हैं, और फिर मैं अत्री साहब के पास आऊंगा क्योंकि किंग को लोग सुनना चाह रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ एक चीज लखेड़ा साहब से पूछूं। लखेड़ा साहब, जम्मू और कश्मीर के बहुत डिटेल में हम जानना नहीं चाहते, लेकिन लोग जी ये जानना चाहते हैं, मेरे दोस्त ये जानना चाहते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस जीत रही है, हार रही है, मैच बराबर हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन जम्मू एंड कश्मीर? सीधा सीधा बता दीजिए सर। देखिए, देखा जाएगा 8 जम्मू अक्टूबर और को। जम्मू हिंदू बहुल है और कश्मीर मुस्लिम बहुल है। इसमें तो कोई बहुत बड़ा जी साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। और लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सबसे बड़ी पार्टी इमर्ज हो रही है इस चुनाव में, सबसे बड़ 35 के करीब, उनको 35 क्रॉस कर सकते हैं। और जी, उनका सारा फारूक फोकस जो अब्दुल्ला है वहाँ, उमर अब्दुल्ला। यस, जी जी, ये जो है लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेगी। ऐसी पहले भी परसेप्शन था, आज की तारीख में भी परसेप्शन है। अभी जो चुनाव है 1 अक्टूबर को, वो जो है 40 सीटों पर है, जिसमें वैली से नॉर्थ कश्मीर जिसको कहते हैं, वहां से 16 सीटें हैं, और जम्मू सबसे बड़ा जो बैटल फील्ड है। और जानबूझ करके आखिरी फेस में इलेक्शन कमीशन ने कृपा की बीजेपी पे कि आखिरी फेस में जम्मू में, ताकि पोलराइज होकर के इलेक्शन वहां जम्मू में केंद्रित हो जो जाए। हिंदू वोट और है उसके बाद जी। यस यस, और कांग्रेस से एक टैक्टिकल बहुत बड़ी गलती हुई, और कितनी बड़ी मतलब जिसको कहते हैं शर्मनाक ही कहूंगा मैं कांग्रेस के लिए, कि उमर अब्दुल्ला को 1 हफ्ते पहले बयान देना पड़ा कि कांग्रेस को घाटी के बजाय जम्मू में ध्यान देना चाहिए। और वो बिल्कुल वाजिब बात है। इसलिए वाजिब बात है कि पिछले चुनाव में कोई सीट कांग्रेस पार्टी को जम्मू में नहीं मिली। चलिए, जी कश्मीर वन साइडेड अगर है, वन साइडेड है, बीजेपी के तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। जम्मू में लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि उनको कॉन्टेस्ट लगता है, कॉन्टेस्ट लगता है जी। दीपक भाई, कश्मीर में त्रासदी है। बीजेपी फंस गई उसी जाल में जो पिछले 70 साल से चल रहा था। सिर्फ प्लेयर्स बदल गए हैं, नतीजा भी वही आएगा। ये लोकतंत्र का जो छद्म रूप दिखाना चाहते हैं, ये ढकोसला है। कश्मीर पे फिर चर्चा करेंगे। मैं इतना ही बता रहा हूं, कश्मीर में चुनाव से कुछ नहीं होने जा रहा, कुछ नहीं होने कोई जा रहा, फर्क चलिए नहीं ठीक है। पड़ता। ओके ओके, अत्री साहब, जम्मू कश्मीर की हमने बात कर ली क्योंकि जम्मू कश्मीर को अत्री साहब लेना जरूरी था, क्योंकि चुनाव एक साथ हो रहे हैं, नतीजे भी एक साथ आएंगे, तो मुझे लगा कि जम्मू कश्मीर हमें जरूर लेना चाहिए। अब चुनाव वहां औपचारिकता के लिए हो रहे हैं, क्या नतीजे आएंगे तो बाद में देखेंगे। लेकिन मुझे एक चीजें बताइए अत्री साहब, असली बैटल तो हरियाणा में है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, राहुल गांधी वर्सेस मोदी। आपको लगता है कि क्या बीजेपी ने थोड़ा सा इंप्रूव किया है अमित शाह की रैलियों के बाद, मोदी जी की रैलियों के बाद? मोदी जी अभी फिर वहां फोकस कर रहे हैं, अमित शाह फोकस कर रहे हैं, और जिस तरह से अमित शाह ने अपने हाथ में कमान ली है, आपको लगता है कि बीजेपी की टैली इंप्रूव कर सकती है? अगर बीजेपी 15 सीटों पर है तो क्या 20-25 के ऊपर पहुंच सकती है? आपको क्या दिख रहा है इस वक्त? दीपक जी, मैं पहले दिन से आपको दो चीजें बड़ी स्पष्ट कही हैं कि जो अब तक का लेटेस्ट टेम्परेचर है भारतीय जनता पार्टी, मैंने लगातार कहा, मैंने कभी 16 सीट नहीं दी उनको, मैंने कहा 15 मैक्सिमम। और जो कांग्रेस की सीट है, मैंने कभी 60 ±2 से ना नीचे की ना ऊपर की, अब तक जो रोज हमारी बातचीत होती है। देखिए स्थिति क्या है हरियाणा के अंदर। आपको लगता है हरियाणा में 90 सीटें, जो कि सच भी बात है, लेकिन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है वो 120 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब आप कहेंगे साहब ये कैसे हो गया? 90 में से एक कैंडिडेट तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, 89 रह गए थे उनके सिरसा में कांडा के साथ सेटिंग करके, आपको पता है कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया। जी, अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गत जो ग्राउंड पे हो रही है, खासतौर पे रूरल एरियाज के अंदर, उसने उसको पहचान लिया है, और मोदी जी का 3/4 कैंपेन हो चुका है, केवल एक पलवल की रैली बची हुई। ठीक जी, अब बीजेपी के पास क्या है? बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल ली है, मैंने पहले भी बताया था आपके यहाँ। वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, जो मैंने कहा कि 120 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और सीट 89। एक मिनट अत्री साहब, बड़े अजीबो गरीब आंकड़े लाते हो, कंफ्यूज करते हो, मुझे भी कंफ्यूज करते हो, सर घुमा देते हो। अरे भैया 90 सीटें तो 120 सीट पे मोदी कैसे लड़ सकता है? हाँ, लड़ रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी 120 सीटों का क्या मतलब है? हाँ, तो इसको देखिए आप, 89 कैंडिडेट उनके अपने हैं, उनके पास सारी लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ गई हैं, सर्वे आ गए हैं। 31 सीटों को उन्होंने पिन पॉइंट किया है कि यहां पर कांग्रेस को ये लोग हरा सकते हैं 31 सीट्स पे, वो चाहे विपक्षी हो, चाहे आईएनएलडी हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे कोई हलोपा हो, चाहे कोई हो। तो ये सारा बीजेपी का गेम है। वो उन 31 कैंडिडेट्स जो अपने 89 हैं, उनका पूरा फीडबैक लेने के बाद 31 सीटों पर कम से कम, जो बढ़ के 35-36 तक जा सकती है, मतलब अपनी सीटें भी लड़ रही है और 31 ऐसे कैंडिडेट हैं उनको भी फंड कर रही है, फाइनेंस कर रही है, और क्या कहना चाह रहे हैं बीजेपी? और कार्डर और वर्कर प्रोवाइड कर रही है, उनका माहौल बनवा रही है। महम एक एग्जांपल है, आपका हिसार एक एग्जांपल है, जहां कल मोदी जी आए थे। मोदी जी ने कोई एक शब्द सावित्री जिंदल के बारे में कहा, मोदी जी ने एक शब्द इनेलो के बारे में कहा, मोदी जी ने एक शब्द बसपा के बारे में कहा, जजपा के बारे में कहा, चंद्रशेखर रावण के बारे में कहा। किसके बारे में कह रहे थे? सिर्फ कांग्रेस के बारे में। इसका मतलब बाकी सारे अलाई है क्या? समझना पड़ेगा। यही तो गेम मैं आपको पिछले 4 दिन से ये कहने की कोशिश कर रहा हूं दीपक जी,
कि बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी बदल ली है फाइनल सर्वे रिपोर्ट आने के बाद। उन्होंने कुछ कैंडिडेट, जैसे सावित्री जिंदल चुनाव लड़ रही है, सबसे देश की रिचेस्ट महिला है, उनके यहाँ कल मोदी जी थे, एक शब्द कहा सावित्री जिंदल के बारे में, ये कहा कि हमारे ओरिजिनल कैंडिडेट को वोट दीजिए। अरे हेमंत भाई, चलिए ठीक है, मैं मान गया। देखिए, आपके पास जानकारियों का पिटारा है, और अगर आप बोलते रहेंगे सुबह हो जाएगी, भोर हो जाएगी, और आप हरियाणा की एक एक सीट उसके अंदर चले जाओगे। मैं मोटा मोटी पूछ रहा था, सवाल मेरा था कि बीजेपी मोदी की रैलीज के बाद, अमित शाह की रैली के बाद, हर तरह का धन बल इस्तेमाल करने के बाद, और अब तो बाबा राम रहीम को पेरोल लेकर बाहर भी ला रहे हैं, हर तरह का खेल करने के बाद, क्या आपको पिछले 24 घंटों में, 48 घंटों में महसूस हो रहा है कि बीजेपी 15 के ऊपर जा रही है? मैं ये पूछ रहा हूं सर। बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल नहीं जा रही है, बिल्कुल नहीं जा रही है, और उसका कैंपेन आने वाले 4 दिनों के अंदर और डाउन जाएगा, डिप करेगा, ये क्लियर मान के चलिए आप। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था त्यागी साहब आपसे। आपको लगता है, जिस तरह से अत्री साहब कह रहे हैं कि बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह, धन बल, मीडिया, सब कुछ, इलेक्शन कमीशन से लेकर पुलिस तक, सारा सिस्टम हाथ में होने के बावजूद, डबल इंजन सरकार होने के बावजूद, बीजेपी 90 में 15 के ऊपर नहीं पहुंचेगी? आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूं, बल्कि मैं आपको बताऊं, 90 पुलिस पर्यवेक्षक जो IPS ऑफिसर हैं वो उत्तर प्रदेश से आए हैं, इलेक्शन कमीशन ने लगाए हैं। और आप जो हेमंत अत्री कह रहे हैं कि 120 लड़ रहे हैं, ये जो 30 कैंडिडेट वहां लड़ सकते हैं, या तो मध्य प्रदेश हो या यूपी। दुखद बात यह है और कंट्राडिक्टरी बात यह है कि बीजेपी के पास ग्राउंड में उस चीजों को बदलने का तंत्र नहीं है, तिकड़म है, तंत्र नहीं है। राजनीति में तंत्र से चीजें बदली जाती हैं, तिकड़म से नहीं बदली जाती हैं, क्योंकि नीचे ग्राउंड लेवल पे उस लड़ाई को जीतने के लिए फौज चाहिए। बीजेपी के पास फौज नहीं है, मजे की बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे थे हिसार की और बाकी अमित शाह के भाषणों की, दीपक जी, इन दोनों नेताओं का डिस्कनेक्ट हो गया हरियाणा की समस्याओं से। हिसार में जो भाषण दिया है वो तो कंप्लीट डिस्कनेक्ट है, क्योंकि हिसार का एक एक जिला ऐसा है जहां लोग धरने पे बैठे हैं, इंश्योरेंस की डिमांड के लिए, एयरपोर्ट पे रास्ते के लिए, दूरदर्शन के लिए, शहर की गंदगी के लिए, MSP के लिए। घूम के आओ ना हिसार, आपको पता लगे हिसार की हालत क्या है। और यही हाल, अच्छा मजे की बात यह है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी के भाषण से ही भारतीय जनता पार्टी की हार टपकने लगी है। जब वो कहते हैं कि कांग्रेस आएगी तो बर्बाद कर देगी, इसका मतलब कांग्रेस आ रही है, रोको, कांग्रेस रुकती नहीं। ओहो, एक चीज क्या कि चलते चलते चीज मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि क्या मोदी जी ने अपने पुराने दोस्त मनोहर लाल खट्टर, जिनकी मोटरसाइकिल पर बैठ के मोदी जी हरियाणा घूमते थे, क्या सबसे बड़ी गलती मोदी जी की ये मानी जाएगी कि दोस्त को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया 2 बार? दैट वाज अ बिग ब्लंडर, मिस्टेक ऑफ मिस्टर मोदी। देखिए, राजनीति का विनाश करना हो तो खट्टर जैसे दोस्तों को साथ रखना चाहिए। इनका भगवान में बड़ा विश्वास है, प्रभु राम ऐसा दोस्त किसी को ना दे जो अपने दोस्त की राजनीति पे पटरा फेर दे। आप ये समझिए, मैं आपको ये बताऊं, ये आर्य समाज का प्रदेश है, स्वामी दयानंद की धरती है। अब ये तो स्वामी विवेकानंद और सबके नाम के नाम लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने तो एक बार स्वामी दयानंद का नाम लिया पूरे हरियाणा के भाषण में, क्यों नहीं लिया? क्योंकि मूलतः जो इन लोगों का चरित्र है वो मूर्ति विरोधी है। यहाँ लोग नहीं करते हैं। अभी जाकर के हरियाणा में शराब और मीट की दुकानें खुली है पिछले 20 साल में, वहां इस तरह का चलन में नहीं था। हरियाणा बड़ा डिफरेंट प्रदेश है, सामाजिक संस्कृति जो है उसकी बिल्कुल दीगर है, और ये उसका ना तो भगवाकरण कर पाए और ना उसका गवर्नेंस कर पाए। ये 10 साल इन्होंने कंफ्यूजन में निकाल दिए, इस राज्य का भगवाकरण करे या गवर्नेंस करे। गवर्नेंस इनको आती नहीं और भगवाकरण हरियाणा वालों ने इन्होंने झटक स्वीकार नहीं किया। बड़ी बात ये कह रहे हैं कि गवर्नेंस आती नहीं, मनोहर लाल खट्टर की सरकार को गवर्नेंस वो कर नहीं पाई, शासन चला नहीं पाई, और भगवाकरण हरियाणा की जो एक संस्कृति है, मिट्टी है, उसको वो कबूल नहीं था, स्वीकार नहीं था। अब मैं फाइनल राउंड पर आ रहा हूं, अग्नि परीक्षा का राउंड है, और सबसे पहले तो बात करूंगा अत्री साहब से। आज तो रिपोर्ट कार्ड पूछना ही है इनसे, और जब मैं अग्नि परीक्षा की बात करता हूं तो थोड़ा चेहरे पे थोड़ा टेंस हो जाते हैं अत्री साहब, ये नहीं समझ नहीं आता मुझे। आप टेंस हो जाते हैं, भाई कोई एग्जाम थोड़ी ना देना है सर बोर्ड का। आप जैसा महारथी जो चल रहा है हरियाणा पर पिछले 6 महीने से, बस्ती बस्ती, पर्वत हर जगह आप पूछ रहे हो, नब्ज आपके पास है, आप क्यों इतना घबराते हैं? आप बताइए, आज बताइए, खुलकर बोलिए, व्हाट इज द स्कोर कार्ड राइट नाउ? दीपक जी, मैंने पहले भी कहा मोदी जी का 3/4 आज की बात, पहले की बात अब नहीं होगी अत्री साहब, आज की बात बताइए, कांग्रेस कहां खड़ी है और बीजेपी कहां खड़ी है? खुलकर बोलिए। मैं आज भी आपको कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी का कल से विजिट शुरू हो रहा है और 4 दिन वो हरियाणा में लगाएंगे। उससे पहले भी कांग्रेस पार्टी 60-62 सीटों पर खड़ी हुई है, और उन्होंने इसको अपने ऊपर लिया है कि वो क्या इसको 75 तक ले जा सकते हैं, वैसे ही जैसे तेलंगाना। क्या कह रहे हैं? 75 सीटें जैसे कर्नाटक, जी, कम से कम। और वो कौन सी सीटें हैं वो जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए।
पिछली बार आप अगर 2019 का चुनाव निकालेंगे परिणाम, हरियाणा के अंदर पिछली बार भी एक सत्ता विरोधी लहर थी असेंबली में, जिसको कांग्रेस पकड़ नहीं पाई और वो मोदी मीडिया के सर्वे ने उनको डुबो दिया 78 से 83 देकर के। पिछली बार का अगर आप चुनाव देखेंगे दीपक जी, पिछली बार 24 सीटें ऐसी थी हरियाणा में जिनका मार्जिन 5000 से नीचे था। 24 सीटें 90 में से 5000 का कोई मार्जिन नहीं होता, और उसमें भी 5 सीटें ऐसी थी जो 1000 से नीचे थी। तो वो सारी सीटें वल्नरेबल हैं, जिनका ओवरनाइट माहौल आप बदल सकते हो केवल एक एम्बियंस से, एक एनवायरमेंट बिल्डिंग से, एक मैसेज से। और वो मैसेज केवल एक लाइन का है कि क्या हरियाणा में कांग्रेस यूनाइटेड है? जब राहुल गांधी के रथ के अंदर चारों लोग बैठे होंगे, सो प्रियंका गांधी भी कल साथ है, तो क्या आपको लगता है कि वो मैसेज नहीं जाएगा? और जो एक दूसरे को हराने का अभियान चलता है हरियाणा में कि आप मुझे हरा दो और मैं त्यागी जी को हरा दूं, त्यागी जी लखेड़ा साहब को, और चारों निपट जाए, यही कार्यक्रम चलता है ना हरियाणा में। तो आखिर का जो राउंड है, फाइनल राउंड जो कल से शुरू हो रहा है, वो चारों दिन अगर राहुल गांधी लगा रहे हैं तो कांग्रेस के जो सेल्फ गोल थे उनकी सीमित संख्या हो जाएगी, और एक यूनाइटेड फ्रंट का जो मैसेज जाएगा वो तो क्या हम माने कि 30 तारीख के बाद और वोटिंग से पहले कांग्रेस का ये जो आप फिगर 60 का दे रहे हैं, 60 के ऊपर प्रोजेक्शन आप कर रहे हैं, आप प्रोजेक्शन क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ये सीटें 70 तक तो बहुत कंफर्टेबली जा सकती है, बहुत कंफर्टेबली, बहुत ही कंफर्टेबली, बिना किसी दिक्कत के। सवाल केवल एक ही है, सेल्फ गोल का, जिसकी हम सब, क्योंकि हमने देखा है हरियाणा में होते हुए। और दीपक जी एक चीज और बता दूं, आप हैरान मत होइए, हरियाणा के अंदर 1987 में त्यागी जी बैठे, लखेड़ा साहब बैठे, न्याय युद्ध के बाद हरियाणा में 90 में से 85 सीट आने का भी रिकॉर्ड है चौधरी देवीलाल का। तो ऐसी कोई बात नहीं, जिस तरह का जख्म, मैंने उससे बड़ी रैली नहीं देखी जी, जिस तरह का कुछ जून 1987 को हुई, 86 को हुई थी। अच्छा, आपने 1987 की रैली कवर करी त्यागी जी? 5 जून 1986 की रैली, देवीलाल मेरे दोस्त थे। चलिए, हमारा सौभाग्य है कि 5 सितंबर 1987 की रैली, बहुत से हमारे दर्शक दोस्त पैदा नहीं हुए होंगे जो देख रहे हैं प्रोग्राम, और ये साहब बैठे हुए हैं इन्होंने रैली कवर करी है। हेड्स ऑफ सर, हेड्स ऑफ। अच्छा, बीजेपी तो बता दीजिए साहब, खट्टर साहब, मोदी जी, अमित शाह, इनकी टीम के बारे में तो बता दीजिए कि कितनी सीटें ला रही है? भाई साहब, दीपक जी, बीजेपी, मैंने पहले दिन से कहा, बीजेपी एट द मैक्स, बेस्ट पॉसिबल केस सिनेरियो 15, और आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ दे आर इन सिंगल डिजिट। ज्यादा संभावना सिंगल डिजिट की है। बड़ी कंजूसी कर रहे हैं अत्री साहब जी। आपका तो दिल बड़ा, लोग कहते थे आपके बारे में दिल आपका बहुत बड़ा है, मैं तो बड़ा देख रहा हूं आप कंजूसी कर रहे हैं। दीपक जी एक सेकंड दीजिएगा, कैप्टन अभिमन्यु, अनिल विज, जेपी दलाल, अपने नायब सैनी, आप नाम गिनते जाइए जो कैबिनेट में, मूलचंद शर्मा, कितने भी नाम जो है, पिछली बार 12 में से 10 मंत्री आ रहे थे, इस बार तो मुख्यमंत्री की शामत आई हुई है। लेकिन वो बबली जो है कैबिनेट मिनिस्टर, वो तो जीत रहे हैं टोहाना से, उनका 3 बार तो विरोध हो लिया, 2 बार पंचायतें हो ली, उनका क्या होगा? रूरल बैकग्राउंड, रूरल सारी की सारी फतेहाबाद। तो ये भी बता दीजिए कितने कैबिनेट मिनिस्टर हार रहे हैं, बोल दीजिए ना, बोल ही दीजिए उसमें क्या है। दीपक जी, जब मुख्यमंत्री की कुर्सी सुरक्षित नहीं है विधायक के तौर पर, तो किस उस मंत्री की गारंटी लेंगे आप? इवन बीजेपी भी गारंटी ले सकती किसी भी एक सीट। नो, दैट पॉइंट इज वेरी कन्विंसिंग। इन्होंने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि साहब जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनकी सीट ही सुरक्षित नहीं है, तो मैं कैसे बीजेपी को 15 से ज्यादा दे दूं? तो ये बता रहे हैं 70 के आसपास कांग्रेस पहुंच सकती है। ये डिपेंड करेगा अगले 72 घंटे कांग्रेस का कैंपेन किस तरह का होता है, ये वो कह रहे हैं। और बीजेपी को लेकर अत्री साहब टच से मस नहीं हो रहे, 15 के ऊपर नहीं ले जा रहे हैं। अब जरा कश्मीर की बात कर लें और फिर मैं फाइनल कमेंट लूंगा। लखेड़ा साहब, बहुत संक्षेप में, मैं बहुत डायनेमिक्स में नहीं जाना चाहता, मुझे ये बताइए कि क्या उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी की जोड़ी, क्या जम्मू कश्मीर जीत सकती है? जो फाइनली जो 8 अक्टूबर को नतीजा आएगा, क्या इंडिया अलायंस की वहां सरकार बन सकती है? आपको ऐसा लगता है? देखिए, अभी पूरा चांस है कि वहां पर बीजेपी वैली में 0 है। वहां बीजेपी वैली में उसका एक ही कोशिश है कि जो स्लीपर सेल उसने खड़े कर रखे हैं, छोटे छोटे ग्रुप हैं वो खड़े कर रखे हैं, उसमें वो अपना भविष्य देख रहे हैं कि ये जो है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ को हराने के लिए इंजीनियर रशीद की पार्टी, इत्तेहाद और पीडीपी के भी डिसिडेंट खड़े हो रखे हैं, और जमाता इस्लामी के भी 5-6 जगह कैंडिडेट खड़े हुए हैं। वो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कैंडिडेट को उन्होंने डेंट कर दिया, क्योंकि पैसा हरियाणा में जो पानी की तरह बहाया जा रहा है, वैसे ही उससे भी ज्यादा पैसा बहाया जा रहा है। एक दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज, पहले जो 300, 200, 250 पे कैंडिडेट जीत जाते थे, अब वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो रहा है, वैली में भी ज्यादा हो रहा है और जम्मू कश्मीर में तो होगा ही होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि कोशिश ये करेंगे ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाद में पीडीपी के साथ पोस्ट पोल अलायंस की संभावना, लूज संभावना दिखाई देती है, क्योंकि पीडीपी को भी रखेंगे वो, क्योंकि पीडीपी भी एक फोर्स है वहां पर और इंडिया अलायंस का पार्ट है। गॉट इट। आपका ये कहना है कि जो दारोमदार है इस वक्त वो राहुल गांधी पर है, प्रियंका पर है। अगर जम्मू में थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है कांग्रेस की, तब एक सरकार बन सकती है। उमर इज परफॉर्मिंग वेल, राहुल इज परफॉर्मिंग वेल इन द वैली। कश्मीर में परफॉर्मेंस प्रदर्शन अच्छा है, जम्मू में जो बीजेपी का गढ़ है, वहां अगर कांग्रेस कुछ थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन करे तो चीजें बदल जाएंगी। अत्री साहब, फाइनल क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लग रहा है कि हरियाणा का जो फैसला है
हरियाणा का जो फैसला है जो 8 अक्टूबर को आएगा, ये 3-4 महीने पहले ही लॉक हो चुका था। पब्लिक मन बना चुकी थी 3-4 महीने पहले। ये तो दीपक जी पिछली बार का जो परिणाम आए, चुनाव परिणाम, उसके बाद जिस तरीके से जेजेपी दुष्यंत चौटाला उनके साथ गए, और उसके बाद जो किसान आंदोलन की इतनी बड़ी भूमिका बनी 378 दिन पहले और 220 दिन अब, तो ये तो फोरगॉन कंक्लूजन चुनाव की घोषणा से पहले ही था कि हरियाणा के लोग फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे भारतीय जनता पार्टी को रूट आउट कर देंगे हरियाणा से। उसमें थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि लोकसभा में क्यों नहीं कर दिया, तो लोकसभा में 10 में से 5 सीटें जीती कांग्रेस ने, और अगर 2-3 कैंडिडेट ठीक और दिए होते तो कांग्रेस 8 भी जीत सकती थी, लेकिन उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते। कुल मिलाकर के माहौल तैयार था। उसका एक ट्रेलर आपने देखा अभी लोकसभा में 4 जून को, और उसका फाइनल जो आउटकम है वो 8 अक्टूबर को आप देखेंगे, पूरी फिल्म दिखाएगी। अत्री साहब बातें बड़ी गहरी करते हैं। आप कह रहे हैं कि 4 जून को हरियाणा ने ट्रेलर दिखाया, पूरी पिक्चर 8 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। एक चीज पे मैं त्यागी साहब से पूछ ही लूं, जब आपने कहा कि 1987 में आप रैली कवर कर रहे थे, रैली 1987 में, अब आपने ऐसी बात त्यागी साहब कर दी, तो ये बता दीजिए, तजुर्बे की तो सारी इंतहा आप आज क्रॉस कर गए। मुझे ये बताइए कि अगर 8 अक्टूबर को हरियाणा मोदी की मुट्ठी से निकल गया, मुट्ठी खुल गई अगर मोदी की, तो क्या महाराष्ट्र, झारखंड, फिर अगले साल बिहार, दिल्ली, ये सब निकल जाएगा? मुट्ठी अगर खुल गई तो इसकी पूरी संभावना है। मैं 1986 में वो रैली हुई थी, और हाँ, सॉरी 1986, 5 जून 1987, एक साल आपने और बढ़ा दिया। बहुत से और लोग आ गए जो पैदा नहीं हुए होंगे और जो प्रोग्राम देख रहे हैं। 5 जून 1987 को देवीलाल की सरकार बनी थी, और ऐसी आंधी मैंने नहीं देखी। बहरहाल आपने सवाल किया कि झारखंड और इसका ये इब्तिदा है क्या, जब पॉलिटिक्स में जब ग्राफ गिरना शुरू होता है फिर उसको संभालना मुश्किल होता है, और किसी भी राजा का, किसी भी प्रधानमंत्री का ग्राफ हॉरिजॉन्टल चलता नहीं है, या तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है। इनका झूठ का पुलिंदा जितना चलना था चल लिया, ये झूठ के गुब्बारे में कील लग गई है। अब धीरे धीरे हवा निकल रही है, और जनता इनकी पूरी हवा निकाल देगी। आप ये निकाल देगी। पुराने पत्रकार हैं, 1986 से कवर कर रहे हैं, रैली कवर करी थी, और मुझे लगता है कि जो अपने सीनियर से इनकी बातों को बड़ा गौर से सुनना चाहिए। त्यागी साहब कह रहे हैं कि जो गुब्बारा है मोदी जी का, उसमें एक मोटी कील, पिन नहीं लगी, मोटी कील लगी। अगर मोटी कील लगी तो जी दीपक जी, जो त्यागी जी ने कहा उसमें केवल एक सेंटेंस में जोड़ रहा हूं उसको समअप करते हुए, कि उनके कहने का केवल एक चीज ये भी कि हरियाणा आज से नहीं, उस दौर से पूरे देश की राजनीति का एक ट्रेंड सेटर भी रहा है। जब 2013 में मोदी का शुरुआत हुई और जो लॉन्चिंग हुई वो भी हरियाणा से हुई, और अब जो समापन होने का कार्यक्रम है उसकी दिशा भी हरियाणा से ही तय होनी शुरू हो जाएगी। ये त्यागी जी का आपको प्रधानमंत्री 86-87 के चुनाव ने बनाया, 89 में हार हो, जय हो, विजय हो, जय हो, पराजय हो, जय हो, पराजय हो, हरियाणा की एक अहम भूमिका रहती है। अत्री साहब ने कहा कि पराजय, जय जहां से शुरू हुई थी, पराजय भी वहीं से शुरू हो सकती है। एक लास्ट लाइन अगर मैं पूछना चाह रहा हूं उमाकांत जी से, ये जो इन्होंने कहा कि गुब्बारे में मोटी कील लग चुकी है, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, दिल्ली, ये और स्टेट्स इन्होंने गिना दी, ये भी मोदी के हाथ से जा रहे हैं। एक लाइन में उमाकांत जी, आप सहमत हैं? देखिए, पूरा एक जगह मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जब एक बयार बहती है तो वो अश्वमेघ का घोड़ा रुकता नहीं है। वो फिर जब तूफान आता है तो मकान, दुकान, पेड़ पौधे, बिल्डिंग्स, बिजली के खंभे, सबको गिराते हुए चला, बड़ा बेरहमी से। जनता बड़ी बेरहम होती है, जनता जितनी उदार होती है, भारत का वोटर जितना उदार होता है उतना ही बेरहम होता है। और आजादी के बाद जितने चुनाव हुए हैं, बड़ी बेरहमी से मुझे लग रहा है कि जनता इनसे बदला लेगी, इनकी करतूतों का बदला लेगी, इनकी जन विरोधी नीतियों का बदला लेगी, इनके बेरोजगार अपना हिसाब लेंगे, अर्थव्यवस्था को जो गर्त में डाला इन्होंने उसका हिसाब पब्लिक लेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। बीजेपी की आप कह रहे हैं दुकान और मकान इसलिए गिरेंगे क्योंकि सामने जो है वो जवान और पहलवान और किसान खड़ा हुआ है, और फाइट यहीं पर है। लकड़ा साहब आप आए, जम्मू कश्मीर पे आज आपने रोशनी डाली, कहा कि मैच थोड़ा फंसा है। अत्री साहब ने कहा कि एक तरफा लड़ाई हरियाणा की हो रही है, 60 से 75 की तरफ प्रोजेक्शन आज इन्होंने कर दिया। और त्यागी साहब कह रहे हैं, आखिर में उन्होंने कहा कि